हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने नए चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट के इंडक्शन के बारे में। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो मैं इसको दो टॉपिक्स में ये डिवाइड करने वाला हूं। पहला पार्ट है हमारे पास इंडक्शन वाला, खास बात है सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से आएंगे। और सेकंड पार्ट हमारे पास हो जाएगा कि इंडक्शन के जो एप्लीकेशन है, लाइक मैं बोल सकता हूँ कि दो टाइप के हैं बेसिकली, सेल्फ एंड म्यूचुअल। ठीक है क्या? और एक मोशनल भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इसके बाद जो अगला चैप्टर हमारा इसी आएगा। इसके साथ ही हमारी पूरी एनसीईआरटी जो है पार्ट 1 12th का, ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। सारे के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उसको विजिट कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि पूरे जितने भी हमारे पास पूरी ये एनसीईआरटी है पार्ट 1, इसके मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, तो आप प्लीज उसको भी जरूर देखें। ठीक है, चलिए अब मैं अगर इस चैप्टर की शुरुआत की बात करूं तो पिछले चैप्टर में हमने क्या बोला कि बेटा जो हमारे पास जो करंट है, करंट की वजह से हमारे पास बन रहा था मैग्नेटिक फील्ड। इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं कि हम करंट बनाएंगे पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, आ जाओ, वही तो सीखने वाली बात है। ठीक है, जो हमारे पास बेटा सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन में वही चीज बोला कि करंट को हम बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, किसने किया, यही तो हमारे को सीखने का है। ठीक है, चलो आ जाओ। और ये जो प्रोसेस है, सिंस इंड्यूस हो रही है करंट, तो अपन क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सही है क्या? ठीक है, अब आ जाओ, जो सबसे पहले है हमारे पास, सुनो अब मैं एक चीज आपको बता दूं, थोड़ा सा ऑकवर्ड में भी लग सकता है कि सबसे पहले अपन ना फ्लक्स सीखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है फैराडे का, नो डाउट। पर जब आप फ्लक्स सीखोगे ना, देन आपको ये सीखना ज्यादा इजी रहेगा जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज बस एक सेकंड के लिए पेशेंस रखिए और कुछ नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास आ रहा है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अगर मैं इस फ्लक्स को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूं तो सुनना बेटा, जैसे हमारे पास होता था, पहले याद करो, हमारे पास याद करो तो वो क्या रहा है, बेटा हमारे पास होते थे बार मैग्नेट, कुछ ऐसे होते थे। दो पोल होते थे इसमें, एस पोल एन पोल। एन पोल से जो यानी नॉर्थ पोल से जो फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इस तरह से निकल करके बाहर जाती थी। और एस जो पोल होता था बेटा, इसमें ये इस तरह से आकर के एंटर करती थी। यस, ये हमारे को पता है। अगर इन्हीं फील्ड लाइंस को मैं किसी एरिया से पास करवाऊं तो बेटा इसी को बोल देंगे फ्लक्स। सही है क्या? याद करो, तो यहां पर अगर मैं किसी एरिया को रखता हूं, किसी एरिया को रखता हूं, तो भाई यहां से कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस यहां से भी पास होती हुई जाएंगी। और ये जो फील्ड लाइंस किसी एरिया से, किसी परपेंडिकुलर एरिया से जितनी फील्ड लाइंस पास होती हैं, इसी को बोलते हैं अपन फ्लक्स। अब हम ये पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जब अपन बात कर रहे थे तब तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी। याद करो, जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता था, फील्ड लाइन से अवे निकलती थी और वो किसी एरिया से पास होती थी, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला था। अरे कुछ गॉस वगैरह की भी बात की थी आपने, सही है क्या? ठीक है, तो ये सेम इसी तरह से हो जाएगा बेटा। तो अगर मैं यहीं पर बात करूं तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा वी डॉट ए। अब ये समझने वाली बात है कि ए जो है वो एरिया नॉर्मली नहीं है बेटा, ये है एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर कुछ नया नहीं है, पहले भी आप पढ़ चुके हो। एरिया वेक्टर जो होता है, जैसे ये हमारे पास प्लेन है, प्लेन के होता है परपेंडिकुलर, देखना ये है बॉडी का प्लेन और ये है उसका परपेंडिकुलर, तो इसको अपन बोलते हैं ये है एरिया वेक्टर। ये रहा एरिया वेक्टर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलो अब इसको अपन अगर बात करेंगे तो देखो जरा, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये बहुत सारे बी बन रहे होंगे और ये आ रहा है हमारे पास ए, और कोई ना कोई एंगल हमने क्या बना दिया बेटा, थीटा। ये से बहुत सारे एरिया वेक्टर आ रहे हैं, कुछ नहीं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, सुनना कि ये रही हमारे पास बी फील्ड लाइंस, और कोई बॉडी थी आपने ऐसे रख दी जिसका कि एरिया वेक्टर आ गया इधर, तो ये जो एंगल थीटा बनेगा इसी को आपने थीटा बोल दिया। तो जो फ्लक्स होगा इस एरिया का, उसी को आप बोल दोगे वी डॉट ए, या फिर बी बोल देंगे बी ए, साथ में बोल देंगे बेटा कॉस थीटा। ये बिल्कुल बेसिक है, किसी भी तरह का कोई इसमें बहुत दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, तो यहां पर जो हम एसआई यूनिट बात करेंगे, एसआई यूनिट होती है बेटा इसकी वेबर। फ्लक्स की यूनिट एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर। यहीं पर मैं अगर थोड़ी सी डायमेंशन की बात करूं, चलो मैं बात कर लेता हूं। जैसे कई बार आपने पढ़ा होगा, फाई इक्वल टू हमारे पास आता है बेटा, हमने क्या पढ़ा अभी, बी डॉट ए। तो बी का सर एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेस्ला और गॉस तो होते ही है।
यहां पर कोई और फॉर्मूला बता सकते हो? डेफिनेटली बताऊंगा बेटा। तो B इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा फाई अपॉन ए, यानी क्या बोल सकते हैं बेटा? वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं, जो B की यूनिट हो जाएगी। समझ आए कि नहीं? तो कभी कभी अगर आपको टेस्ला बोले, गॉस बोले तो ठीक है, अगर वो वेबर पर मीटर स्क्वायर बोल रहा है तब भी आपको B की ही बात कर रहा है। क्लियर है क्या? ये चीज आप क्लियर करके रखो। अब SI यूनिट हो गया वेबर, अगर यहां पर CGS यूनिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा मैक्सवेल। मैक्सवेल, आप इसको ध्यान रखें। अगर मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि 1 वेबर इक्वल टू होता है बेटा 10 टू पावर 4 मैक्सवेल। ये हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया बेसिक फ्लक्स, और फ्लक्स हो गया तो अब अपन सिंपल बात कर सकते हैं यहां पर आगे की किस तरह से होगा। सुनो, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं, डॉट प्रोडक्ट में सिंपली क्या होता है? आई कैप का मल्टीप्लाई आई के साथ, जे का मल्टीप्लाई जे के साथ, के का के साथ। सही है क्या? आ जाओ अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बेसिक तो हो गया भाई, थ्योरी के नाम पे हमारे पास इतना ही था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए प्लेन एरिया ए प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी कैन बी आल्सो रिटन एज फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। बिल्कुल। और अगर यहीं पर मैं बात कर लूं, यहीं पर मैं बात कर लूं थोड़ा सा, अगर कि अगर हमारे पास कई सारे एरियाज हो, कई सारे मैं बोलूं कि फ्लक्स की बात करें, कैलकुलेट करके बताओ, तो यार फ्लक्स जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है भाई। सिंपली मैं φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 लिख करके काम चला लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फ्लक्स की बात। अब फ्लक्स की बात हो गया तो अब आप आगे के एक्सपेरिमेंट्स को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। पर नहीं, समझना नहीं है, सबसे पहले अपन एक दो क्वेश्चन को निपटा लेते हैं, बाकी बाद में देखा जाएगा। आ जाओ भाई, बात करते हैं इसकी। ठीक है, इस सर्कुलर कॉइल, ठीक है बेटा, इस सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है आई कैप प्लस जे कैप, मिली टेस्ला की बात कर रहे हैं। अच्छा, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलता, तभी तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं थी। दैट एरिया वेक्टर हमारे को पहले ही बोल रखा आउटवर्ड, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर खुद ही देखा है, ये इतना हमारे को दे रखा है। तो बोल रखा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज, देखो पहली बात तो भाई मेरे, बी का तो जुगाड़ हो गया, एरिया का जुगाड़ नहीं है। एरिया का जुगाड़ नहीं है, सिर्फ हमारे को आई कैप और साथ में हमारे को जे कैप बोल रखा है। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर, फिर वो वैल्यू को हमारे को इसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, ये सिर्फ डायरेक्शन है। और बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई आई थिंक 24 या 25 का क्वेश्चन है। सुनना, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो चीज समझो। जब भी किसी वेक्टर को आप लिखते हो तो आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ता है, इनटू उसकी डायरेक्शन लिखनी पड़ती है। देखो, यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट ओनली ओनली डायरेक्शन। तो ये जो गिवन है बेटा, ये तुम्हारे पास डायरेक्शन है, और इस रेडियस की हेल्प से जो मैं वैल्यू लाऊंगा पाई आर स्क्वायर लिख करके, वो हमारे पास होगा मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले मैं एरिया का जुगाड़ करूं। ठीक है, तो सबसे अब देखो, इसको आई कैप को मैं बोल सकता हूं कि एरिया आई कैप वाला, तो क्या बोल देंगे बेटा? हाँ बोलो, सबसे पहले चलो वैल्यू डालते हैं। तो वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, भाई ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10⁻⁻⁴। ये तो लिखा आपने मैग्नीट्यूड, बाय डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, इंटू 0.6 क्या बोल दिया आपने साथ में? आई कैप। और एरिया अगर मैं जे कैप की बात करूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3.14 इंटू अगेन पाई आर स्क्वायर, तो उतना ही होना है 100 इंटू 10⁻⁴, पर जे कैप वाली जो डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.8 जे कैप। अब आपने एरिया को लिख सके, अब आप लिख सकते हो एरिया को। इसका मतलब बी का आई कैप, इसका आई कैप, इसका जे कैप, इसका जे कैप। अब आप कर पाओगे मल्टीप्लाई। सही है कि नहीं? ये आपका आंसर हो जाएगा 31.4 माइक्रोवेबर। अब आप इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। आई थिंक मैंने बता दिया, मोर देन इनफ है, हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन आते हैं एक्सपेरिमेंट पर। ठीक है, अब सुनो बेटा, द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। देखो बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, कोई खास कॉम्प्लेक्स कुछ है नहीं, सीखने की बात है। सुनना, देखो ये हमारे पास एक कॉइल थी, सामने हमने हमने एक सॉरी बार मैग्नेट ले रखा है। बार मैग्नेट ऐसा ही है, वही नॉर्थ पोल में लाइंस एंटर कर रही है, साउथ पोल से लाइंस बाहर आ रही है।
ठीक है, ये तो हमारे पास बेसिक हो गया। अगर ये देखो जैसे कि ये मोशन में दिख रहा होगा आपको, अगर मैं इसको मूव करता हूं बेटा, सुनना, ये है बार मैग्नेट और ये है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं, अगर आप इसको मूव करते हुए चलते हो, इससे इस तरफ मूव करते हुए चलते हो मेरे भाई, सामने जो भी अगर कॉइल रखा होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का नंबर भी चेंज होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर भी चेंज होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बेटा नंबर चेंज होने वाला है, इसका मतलब उससे रिलेटेड फ्लक्स भी चेंज होने वाला है। और यही फैराडे का एक्सपेरिमेंट था। समझ आया कि नहीं? तो चलो आ जाओ, सुनो, इसका मतलब अगर तुम इसको मूव करते हो तो पक्का कि ये जो क्वाइल है हमारे पास C1 क्वाइल है, इससे रिलेटेड फ्लक्स में भी आने वाला है बेटा चेंज। और अगर फ्लक्स में आने वाला है चेंज, तो आपने सीरीज में एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है बेटा। गैल्वेनोमीटर अगर सीरीज में जुड़ा हो तो लिटरली वही अमीटर होता है। इसका मतलब है कि इसमें आएगा डिफ्लेक्शन, और ये इसको जितना पास लाओगे इसके फ्लक्स में चेंज उतना ज्यादा, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज उतना ज्यादा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसके फ्लक्स में चेंज जितना ज्यादा हो रहा है भाई, मेरे करंट उतनी ही ज्यादा यहां पर इंड्यूस होती हुई दिख रही है। इसका मतलब कि गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम आने वाला है। और इसको जैसे जैसे तुम दूर लेते जा रहे हो, जैसे जैसे इसको दूर ले गए, इसमें डिफ्लेक्शन बेटा उतना ही कम आने वाला है, क्योंकि इसमें जो सीरीज की करंट है वो उतनी ही कम होने वाली है। इसका मतलब फैराडे का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सिंपल था कि फ्लक्स में चेंज जितना ज्यादा, करंट इंड्यूस करंट उतनी ज्यादा। यार चैप्टर का नाम ही है मेरे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसकी भी तो अपन वही बात करने वाले हैं। समझ आया कि नहीं आया? चलो, ये तो हमारे पास हो गया, ये हमारे पास फैराडे का एक्सपेरिमेंट था। बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। अगर मैं एक लाइन में इसको समराइज करूं, इसको जो मैं बोलने जा रहा हूं इसको अपन शॉर्ट के लिए निकालेंगे। मैं साइड में खड़ा होता हूं सो दैट ये चीज पूरी विजुअलाइज हो। ठीक है, आपने जैसा बोला था कि आई हैव टू स्टैंड इन द मिडल, ऑलमोस्ट मिडल, सो आई एम स्टैंडिंग राइट देयर। ठीक है, सुनो, इसका मतलब है बेटा कि जो भी हमारे पास जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स में जितना ज्यादा चेंज आएगा, उसमें इंड्यूस करंट की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब इस मैग्नेट को मैं जितना ज्यादा पास लाता जाऊंगा, इससे रिलेटेड फ्लक्स में चेंज उतना ज्यादा। इसका मतलब कि ये जो गैल्वेनोमीटर हमारे पास लगा हुआ है, जो कि सीरीज में अमीटर का काम कर रहा है बेटा, उसमें डिफ्लेक्शन भी उतना ज्यादा। ये एक्सपेरिमेंट था हमारे पास किसका? फैराडे का। ये बिल्कुल सिंपल 2 लाइन का एक्सपेरिमेंट है जो कि मैंने बोल दिया। ठीक है क्या? अब चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। यहां पर हमारे को एक और पर्सन की जरूरत पड़ेगी, लाइक मैं बोलूं साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज लेंज। लेंज ने क्या बोला वही तो हमारे को सीखने की बात है। पर ये बताओ, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी समस्या आप बोलो जरा। अब हमारे पास क्या आता है? फैराडे का ऑब्जर्वेशन तो है, वो तो हमने देख लिया। अब हम सीखने जा रहे हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन की उन्होंने बोला क्या, एग्जैक्टली लॉ क्या था, बोल दिया क्या, वो तो हमने देख लिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि जो भी हमारे पास ई आएगा यानी ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो किसकी वजह से हो रहा है बेटा? फ्लक्स में चेंज होने की वजह से हो रहा है, यानी रेट ऑफ फ्लक्स में चेंज बोल सकता हूं, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स बोल सकता हूं। ये इसको लिखने का तरीका है, आ जाओ मैं दिखाता हूं आपको। या सुनो, ई इक्वल टू लेंज ने जो बोला, ई इक्वल टू लेंज ने बोला कि जो आएगा हमारे पास डी फाई बाई डी टी, यानी रेट ऑफ फ्लक्स चेंज के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया। एक और चीज है समझना, जैसे देखो, जैसे मेरे पास कोई क्वाइल है, उसमें अगर एक टर्न है तो फ्लक्स में चेंज सिर्फ एक टर्न में आया। अगर 2 टर्न होते तो एक ही बार लाइन आई, पर वो 2 में से पास हुई तो फ्लक्स में चेंज 2 बार। इसका मतलब अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो फ्लक्स में चेंज डी फाई बाई डी टी नहीं होता बेटा, यानी ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास n इंटू डी फाई ओवर डी टी। सही है क्या? अब यहां पर लेंज के हिसाब से लेंज ने बोला कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होना, ईएमएफ मतलब काइंड ऑफ पोटेंशियल, और बेटा अगर पोटेंशियल आ रहा है और क्लोज सर्किट है तो करंट चलेगी। इसका मतलब है बेटा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, यानी जो इंड्यूस्ड करंट आ रही है, वो उसका उस कॉज का अपोज करेगी जिससे वो खुद बनी हुई है। क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आया? बेटा सुन, ध्यान से सुनना, एक बार समझना, फिर से क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये आगे लगा दोगे माइनस, पर ये कहां से आया माइनस, यही मेरे को एक्सप्लेन करने का है। सुनना बेटा, सुनो, देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं, सुनना, जैसे मैं तुमको एक बार पीछे ले चलता हूं फिर से। यहां पर समझो इस बात को, जैसे जैसे तुम मैग्नेट को मूव करवाते हो, इसके फ्लक्स में चेंज आता है। फ्लक्स में चेंज आया तो इसमें इंड्यूस हुआ ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और इसमें सिंस ये क्लोज सर्किट था तो इसमें करंट चल गई। तो ये जो करंट चल रही होगी, ये करंट है बेटा आपकी इंड्यूस्ड करंट, ये करंट है आपकी इंड्यूस्ड करंट। और ये जो इंड्यूस्ड करंट है, ये उस कॉज का अपोज करेगी जिससे खुद बनी है।
ध्यान से देखो, इसका मतलब है कि अगर करंट इसमें बढ़ती हुई इंड्यूस करंट जो है आई इंड्यूस अगर इंक्रीज होती हुई बनी है, इसका मतलब पक्का कि जो ये मैग्नेट है ये पक्का पास आया होगा। और ये जो इंड्यूस करंट है ये इसी के मैग्नेट के पास आने का अपोज करेगी। इसका मतलब फ्लक्स को मतलब इसको क्या करने की कोशिश करेगी, दूर करने की कोशिश करेगी। और ये जो अपोज करने की प्रॉपर्टी है इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। पर वो बाद की बात है, सबसे पहले हम इसको सीखते हैं कि ये जो इंड्यूस करंट है ये उस कॉज का ही अपोज करती है जिससे कि वो खुद ही बनी हुई है। सही है क्या? इसीलिए जो फैराडे का फॉर्मूला आता है बेटा, इसीलिए जो फैराडे का फॉर्मूला आएगा जो अपन सीख रहे थे, देखना यहां पर, इसीलिए जो हमने ये फॉर्मूला सीखा है हमने आगे क्या लगा रखा है, माइनस, कि जो इंड्यूस करंट आएगी वो उसी कॉज का अपोज करेगी, उसी फ्लक्स चेंज का अपोज करेगी जिससे वो खुद बनी है। ठीक है कि नहीं? तो E इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा माइनस डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, ये तो हमारे पास बेसिक हो गया। इसका मतलब अगर मैं आई इंड्यूस की बात करूंगा, आई इंड्यूस क्या हो जाएगा बोलो, E अपॉन आर। अरे आई हो क्या होता है बेटा, V अपॉन आर। तो आई इंड्यूस क्या हो जाएगा बेटा, E अपॉन आर। सही है क्या? ये इंड्यूस करंट उसी का अपोज करने वाली है जिससे वो खुद बनी हुई है। ये हमारे पास हो गया बेसिक। अब आ जाओ थोड़े से आगे बात कर लेते हैं, लेंज लॉ की बात करेंगे, देन इसके बाद अपन न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे। अब देखो लेंज ने वही बोला था, देखो द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूसेस अ करंट व्हिच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। बिल्कुल वही हो गया। और आई थिंक अब आपका ये बहुत ढंग से क्लियर हो चुका है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक है, चलो ये तो हमारे पास हो गया। अब एक और चीज समझना कि ये अपोज किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है। आ जाओ इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं, समझना। देखो यहां पर कौन सा पोल है बेटा, देखो नॉर्थ पोल। यहां पर नॉर्थ पोल ने एंटर किया। ठीक है, अब देखो ना इसको क्या करना है, इसमें इंडक्शन हुआ, इसमें देखो ये मूव किया, ये मूव किया, इसमें इंडक्शन हुआ। सुनना, इसका मतलब होगा कि यार मैं फिर से बोलता हूं, आई एम स्टार्टिंग अगेन, कि ये जो नॉर्थ पोल है, देखो नॉर्थ पोल आया अभी इस तरफ एंटर किया। सुनना यार, नॉर्थ यहां साउथ यहां चल के रहे, नहीं भाई मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ये काफी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसमें दूसरा पोल मेरे को दिख नहीं रहा। सुनना बेटा, देखो जरा, इसका मतलब लेंस के हिसाब से ये चेंज कैसे होगा। सुनना, अगर मेरे पास ऐसे बन रहा है H2N, ये कोई डाइपोल है, ऐसे चलते हुए आया, ठीक है बिल्कुल, और यहां पर रखी हुई है बेटा कोई कॉइल, कोई कॉइल रखी हुई है। मेरे को बताना है कि इसमें कैसे बनेगा, क्या पोल बनेगा, और आप कर रहे हो यहां से ऑब्जर्वेशन। ठीक है, करो ऑब्जर्वेशन भाई। ठीक है, अब देखना हो क्या रहा है बेटा, नॉर्थ पोल आ रहा है। देखो आपको इसमें पोलैरिटी देखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, पर जो मैं तरीका बता रहा हूं आप प्लीज इसको सीखने की कोशिश करो एक बार। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर चलती है H2N, बाहर चलती है बेटा N2S। इसका मतलब फील्ड लाइंस ऐसे आई और फील्ड लाइंस ऐसे आ गई। ठीक है, जैसे जैसे मैग्नेट पास आता जा रहा है इसमें H2N यानी ये जो लाइन से ये बढ़ती जा रही है, भाई इसको अपोज करने का है, ये करंट ऐसे नहीं चलाएगी, ये इसका करेगी अपोज। और अपोज करने के लिए इसने इसने फील्ड लाइंस को बेटा ऑपोजिट बना दिया। इसने खुद ने जो रिंग थी इसने फील्ड लाइंस को ऑपोजिट बनाना शुरू कर दिया। अगर ऑपोजिट बनाना शुरू कर दिया, आपने ही मेरे को बोला था सर मैग्नेट देखो, मैग्नेट के अंदर होता है H2N, बाहर होता है N2S, तो इसका मतलब है कि मेरे को ऑब्जर्वेशन, मेरी आई जिस तरफ है मेरे को ऑब्जर्वेशन तो यहीं से होने वाला है। और यहां से फील्ड लाइन दूर जा रही है, दूर जा रही है, इसमें एंटर कर रही है। अगर सॉरी यहां से देखो, यहां से दूर जाती हुई दिख रही है, अगर दूर जाती हुई दिख रही है डेफिनेटली इसने कौन सा पोल बना दिया होगा बेटा, नॉर्थ। बेसिक समझो, मेरी आंखों के सामने फील्ड लाइन दूर जा रही है, भाई नॉर्थ पोल है, मेरी आंखों के सामने ये आती हुई दिख रही है, अगर आती हुई दिख रही है, आती हुई दिख रही है, भाई अगर एंटर कर रही है तो ये कौन सा पोल है, साउथ।
पर मेरे से दूर जाती हुई दिख रही है भाई, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस दूर जाती हैं। इसका मतलब सिंपल से अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नॉर्थ पोल बन गया, और नॉर्थ पोल मतलब इंड्यूस जो करंट होती है बेटा, ये कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसमें जो इंड्यूस करंट हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। भाई मेरे समझ आए कि नहीं? एक और बार कोशिश करते हैं, मत मत हारो, मत हार मानो भाई, फिर से मैं एक और बार कोशिश करता हूं प्लीज। अब देखो जरा, या देखो एक और मैं बना के कोशिश करता हूं, सुनना। देखो तुम्हारे पास है साउथ पोल, तुम्हारे पास है नॉर्थ पोल, ठीक है। मैग्नेट जा रहा है बेटा दूर, तुम्हारे पास रही ये रिंग, ठीक है। एस टू एन इसने ऐसे बनाया, ऐसे ही बनाएगा, ऐसे ही बनाएगा। देख बेटा फिर से सुन, जो तेरी ये लाइंस है ये एस टू एन में कम होती जा रही है, क्योंकि ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है भाई, इसको अपोज करने का है, अपोज करने का, तो ये भी फील्ड लाइन को कम नहीं करना चाहेगा, इसका मतलब खुद भी लाइंस को सी डायरेक्शन में बना देगा। अगेन तेरी आई यहीं पर है, तो इसका मतलब ये भी फील्ड लाइंस को ऐसे बनाने लग गया, और इस आई की तरफ इस बार मेरे को आती हुई दिख रही है, फील्ड लाइंस मेरे को आती हुई दिख रही है बेटा, आती हुई अगर मेरे को दिख रही है, डेफिनेटली इस बार कौन सा पोल बना दिया इसने, साउथ। और बिल्कुल दोनों से एक ही बात क्लियर हो रही, देखो नॉर्थ अगर पास आएगा तो नॉर्थ बना के दूर भगा दो, नॉर्थ अगर दूर जाएगा तो साउथ बना के पास बुला लो। कुल मिला के शांति नहीं रखनी मेरे भाई, जो हो रहा है साले को अपोज करके रखना है। बोलो समझ है कि नहीं आया? ठीक है क्या? होता ना कि जिस तरह का भी चेंज होगा, कुल मिला के हमारे को उसको बेटा चेंज करते हुए चलने का है। पर भाई मेरे रियल लाइफ में ये चीज नहीं करना है, ठीक है। रियल लाइफ में जो भी हमारे को जितना जरूरी है, जितना जरूरी काम है, जितना हमारे को पढ़ने का है, वो तो पढ़ते रहना पड़ेगा भाई। वहां पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव मत बनाने लग जाना कि वहां से दूर भगाने लग जाओ, पास बुलाने लग जाओ। अंटिल अभी एग्जाम पास है, पास और दूर सारी चीजें छोड़ो, और हमारे को फोकस करना है फुल पढ़ाई पे, ठीक है। चलो, होता ना वो पेंगुइन मत बन जाना भाई, है ना, पहाड़ों के उस पार चले गए तुम, नहीं ऐसा नहीं बनने का है, ठीक है। अब चलो हमारे पास हो गया भाई थ्योरी के नाम पे बहुत, ठीक है। अब कुल मिला के चलते हैं 5 7 8 क्वेश्चन को लपेटते हैं, फिर देखेंगे थोड़ा हमारे को फिर जाकर के थोड़ा चैन पड़ेगा। चलो आज सबसे पहला ही क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। सीबीएसई 24-25, देखो एक वर्टिकली हेल्ड बार मैग्नेट है, ऐसे दिख रहा है बेटा, हमारे पास साउथ टू नॉर्थ पोल है, हमारे को पता है कि फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, एस टू एन इस तरह से निकलती हुई जाएंगी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, बेसिक है, ठीक है। इज ड्रॉप्ड along द एक्सिस ऑफ ए कॉपर रिंग हैविंग कट as shown in फिगर। भाई देखो इसका कट चुका है बेटा, सॉरी रिंग कट चुकी है, और अगर ये कट चुकी होगी तो इसमें जो इंड्यूस करंट आएगी वो आएगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये कटी हुई है बेटा, और अगर ये कटी हुई है तो ना तो इंड्यूस करंट, तो भाई ना कोई अपोज नहीं होने वाला, और अगर कोई अपोज नहीं होने वाला तो भाई सीधी सी बात है, अगर ये गिरेगा नीचे तो ग्रेविटी ही इसको खींचती जाएगी, इसका मतलब इस पर नीचे की तरफ जो फोर्स आ जाएगा तुम्हारे पास वो सिर्फ आ जाएगा mg, और ये तो है फोर्स, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा बेटा, g। तो एक्सेलरेशन जो होने वाला है बेटा वो g के बराबर होने वाला है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं कि नहीं, अगर ये मैं इसको कंप्लीट कर दूं, आ जाओ बेटा, क्यों किसी को अधूरा छोड़ना बेटा, हम सबको पूरा कर देंगे, ठीक है। अब देखो देखो सीबीएसई चाहती तो इसको पूरा भी कर सकती थी, पर सीबीएसई की मस्ती तो देखो कि इन्होंने इसको अधूरा छोड़ दिया। अब देखो एस टू एन बेटा ये इस तरह से बन गई, भाई फील्ड लाइन बढ़ने लग गई, फ्लक्स बढ़ने लग गया बेटा, इसका ये क्या करेगा, अपोज, और अगर ये करेगा अपोज तो देखो इसने फील्ड लाइन किधर बना दी, जस्ट ऑपोजिट, और अगर इसने ऑपोजिट बनाई तो इस बार ये जी से नहीं गिरने देगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो जी ए इक्वल टू जी, ए इज लेस देन जी, ए इज ग्रेटर देन जी, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ए इज इस बार क्या, लेस देन जी, क्योंकि जैसे जैसे फील्ड लाइन नीचे बढ़ रही थी इसने ऑपोजिट में फील्ड लाइंस बना दी, और इसका क्या कर दिया, अपोज। इस बार अगर अपोज किया तो भाई ग्रेविटी से कम से ही गिरेगा। ये क्वेश्चन एम्स में भी पूछा गया है, पर उठा के इन्होंने सीबीएसई वालों ने लपेट दिया, क्या कर सकते हैं भाई, हम तो बस देख सकते हैं, फिर या तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया बेटा, कुछ और बातें करते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, एक और देखो जरा,
CBSE 25, CBSE 25। देखो जरा सुनो, नॉर्थ पोल अभी इसके अंदर एंटर किया, इसका मतलब नॉर्थ पोल ने अगर एंटर किया तो आपने इस पीछे सीखा था कि नॉर्थ है तो नॉर्थ बना के भगा दो। इसका मतलब इस कॉइल ने भी क्या बना दिया, नॉर्थ। और नॉर्थ मतलब करंट आपने अभी सुना कैसे चलती है नॉर्थ वाली करंट, एंटी क्लॉकवाइज। अरे अरे याद करो भाई, ये चलती थी एंटी क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो करंट चलेगी ऐसे, ऐसे चलेगी। कैसे चलेगी बेटा, Z to Y। तो मैंने बोल दिया फ्रॉम, हाँ बोलो, Z to Y। कितने ऑप्शन मिल रहा है, Z to Y, Z to Y, ठीक है। यानी कि ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। जैसे ही मैग्नेट इससे बाहर निकलेगा बेटा, नॉर्थ पोल अगर बाहर निकलेगा तो ये खुद कौन सा पोल बनाएगी, साउथ। और अगर साउथ मतलब जो करंट चलेगी वो कैसे चलेगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब अब घूम जाएगी ये। कैसे चल जाएगी बेटा, देखो Y से Z की तरफ साउथ वाली करंट कैसे चल जाएगी, Y to Z। तो देखो देन Y to Z, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। अरे समझ आ गया कि नहीं? इसको आप शॉर्ट में डाल देना। एक क्वेश्चन और आ जाओ, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ CBSE 24-25। जो हमारे को फ्लक्स गिवन है, ये गिवन है इतना, मेरे को ईएमएफ पूछा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ई इक्वल टू क्या करने वाले हो बेटा, d∅/dt, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, 16t + 5। और ईएमएफ है तो वोल्ट में आ जाएगा, वैल्यू डाल देते हैं तो 16 × 4 + 5, 64 कितना, 69 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, पर कुछ क्वेश्चन है जहां पर उन्होंने एक नंबर के लिए भी हमसे काफी मेहनत करवाई है। अगला, इट इज डिफिकल्ट टू मूव अ मैग्नेट इनटू कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। बेटा मैंने क्या बोला था कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, क्योंकि फाई का जो फॉर्मूला आपने सीखा, क्या पढ़ा था, B.A। पर अगर मैं बोलूं इफ n टर्न्स, इफ कैपिटल N टर्न्स, तो बेटा जो फाई की वैल्यू होती थी वो होती थी NBA। सही है कि नहीं? तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे फ्लक्स की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ टर्न्स व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, तो भाई सीधी सी बात है, फ्लक्स जितना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस उतना ज्यादा, तो इंड्यूस करंट भी उतनी ज्यादा, तो भाई अपोज भी उतना ज्यादा। तो इसका मतलब कि ये असर्शन बिल्कुल ठीक बोल रखा है कि उतना ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल विद इज सर्किट क्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट इज सच दैट इट अपोजेस इट्स कॉइल्स। अरे कौन बोल के गया था, अरे बेटा ये तो किसने बोला था, लेंज ने बोला था ना। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड इट्स नॉट, एंड इट्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू। ठीक है क्या, एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। बोलो आई थिंक इसमें किसी भी तरह का डाउट आया क्या बेटा इसमें, चलो ठीक है, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये हो गया हमारे पास, ये भी हो गया। हाँ एक और क्वेश्चन रह गया बेटा, सुनना, चलो आ जाओ इसको देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल। A circular coil of radius 10 centimeter, 500 turns and resistance 2 ohm is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of earth in magnetic field. It is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.8 second. Estimate the magnitude of the EMF. तो सबसे पहले आ जाओ EMF को निकाल लेते हैं। तो E की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बेटा, क्या पढ़ा था हमने, d∅/dt। जब तक डायरेक्शन की बात ना करें माइनस लगा के कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन द कॉइल, अब देखो ना जो फ्लक्स बनेगा, पहली बात तो फ्लक्स d∅/dt हमारे पास क्या लिखूंगा, φ2 - φ1, सॉरी इसको ΔΦ/ΔT बोल दो, टाइम ठीक ठाक है हमारे पास, अपॉन साथ में अपन बोल देंगे ΔT। φ1 की वैल्यू भाई हॉरिजॉन्टल सिंपल रखा हुआ है, इसका मतलब पहले रखा हुआ है 0 डिग्री पर, अरे तभी तो आपने 180 डिग्री घुमाया है। तो φ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, हाँ बोलो, NBA cos कितने डिग्री बेटा, 0। नंबर ऑफ टाइम्स की वैल्यू है हमारे पास 500। कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके इसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड गिवन है पहले से, तो एन, बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 × 10⁻⁻⁵, ए की वैल्यू हो जाएगी बेटा पाई, और रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर, यानी 100 × 10⁻⁻⁴, और cos 0 की वैल्यू हमने डाल दी 1। ये भाई हमारे पास हो गया। जीरो वगैरह को देख लेते हैं कहां से कर पाएंगे, तो 2 और 2 4, तो भाई इसको निपटा ही दो यहीं से, 5 3 15, 15 पाई
इंटू 10⁻⁻5, ये हमारे पास आ गया वेबर। ठीक है, अगला देखो φ2 की वैल्यू की बात करें, 180 डिग्री घुमा दिया तो कुछ नहीं, सेम रखेंगे वैल्यू को, बस इसी दूसरी वाली वैल्यू को अपन आगे लगा देंगे माइनस, क्योंकि होना तो यही है, माइनस एन बी ए कॉस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस एन बी ए बस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा अगला -15 इंटू 10⁻⁻5, और साथ में आ गया हमारे पास वेबर। ठीक है, ये हमारे पास φ2 की वैल्यू आ गई। तो जो ईएमएफ हो जाएगा बेटा φ2 - φ1, इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये बिल्कुल जुड़ने वाले हैं। तो देखो हमने कितना, सॉरी इंटू 10 और ये पाई भी आ जाएगा, इसमें भी आ गया। अब ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, φ2 - φ1 अपॉन हमारे पास आ जाएगा टी। तो φ2 की वैल्यू हमारे पास आ गई -15 इंटू 10⁻⁻5 -15 इंटू 10⁻⁻5 इंटू पाई इंटू यहाँ पर भी पाई अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी साथ में 0.25। अब ये सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा ईएमएफ। अगर करंट पूछेगा तो अब देखो, अब ये से तो हमने ईएमएफ निकाल लिया, करंट पूछेगा तो आई इक्वल टू क्या करने वाले हैं, आई इक्वल टू बिल्कुल हम क्या कर देंगे, ई अपॉन आर, रेजिस्टेंस की वैल्यू से डिवाइड ही तो करना है। तो ये हो गए हमारे पास इतने क्वेश्चंस। हमारे पास अगला टॉपिक आता है बेटा मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये किस तरह से होता है समझना। देखो हमने एक ही चीज सीखा है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो सीधी सी बात है ईएमएफ आने वाला है। अब वो कैसे चेंज करेंगे, अलग अलग चीजें हो सकती है, पहले तो हमने देख लिया। अब यहां पर देखो किस तरह से चेंज होगा। देखो अगर ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इसमें बन रहा है, सारे के सारे क्रॉस यानी अंदर की तरफ बन रहे हैं, और इसमें अगर मैं इस तरह से इस रॉड को, इस मेटेलिक रॉड को इस तरह से अगर मूव करवाता हूं, इस तरह से मूव करता हूं, देखो तभी फ्लक्स में चेंज आ रहा है। देखो ना ये फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है, और मैं इसमें अगर इस तरह से मूव करूंगा तो भाई तभी फ्लक्स में चेंज आएगा। और अगर फ्लक्स में चेंज आएगा तो सीधी सी बात है यहां पर भी क्या बनेगा, ईएमएफ आएगा। ठीक है, अब वो ईएमएफ किस तरह से आएगा हमारे को वही सीखने की बात है। ठीक है, अब चलो आ जाओ बात करते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो हमारे पास देखो एक लूप हमारे को गिवन है पी क्यू आर एस, और इसमें जो पी क्यू रॉड है, इस रॉड को मैं इस तरह से इस लूप के अराउंड ऐसे मूव कर रहा हूं। ठीक है, मूव कर रहा हूं तो सीधी सी बात है ईएमएफ आने वाला है। ईएमएफ आने वाला है तो मेरे को उसी को तो कैलकुलेट करना है। अब अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करने की बात करूं ईएमएफ को, देखना तो जो ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे बेटा, देखना तो ई इक्वल टू हमने अभी तक सीखा है -d∅dt। अगर मैं फाई की बात करूंगा तो हमारे पास क्या होता है, बी डॉट ए, ये तो हमारे पास होता है। बी तो हमारे को दिख रहा है क्रॉस है, क्रॉस है तो यहां तो बी है, ये तो बी को बी बोल दिया। एरिया देखो, क्या एरिया बेटा एल इंटू एक्स बोल सकते हो, डेफिनेटली बोलोगे। तो बी इंटू साथ में क्या आ गया बेटा एल इंटू एक्स। अब देखो फ्लक्स में अगर मैं चेंज बोलूंगा तो ई इक्वल टू आपने बोल तो दिया -d/dt, और फाई की जगह पर क्या लिख दिया आपने बेटा v इंटू एल इंटू एक्स। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं। देखो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, देखो बी में कोई चेंज आ नहीं रहा क्योंकि बी जो है वो तो कांस्टेंट अप्लाइड है। लेंथ में भी कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि इस तरह से लूप में कोई चेंज नहीं आ रहा, पर जब इधर चल रहा है तो देखो एक्स की वैल्यू में लगातार चेंज आ रहा है। और ये जो जिस वेलोसिटी से अपन चल रहे हैं बेटा, ये जो वेलोसिटी है ये भी हमारे पास वेलोसिटी है कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा तो माइनस मैंने क्या बोल दिया बेटा, सबसे पहले देखो अपन बी और एल को बाहर कर देंगे क्योंकि डिफरेंशिएट हो नहीं सकता, कांस्टेंट है। इंटू माइनस आगे लगा दो, इंटू बोल दोगे डीएल अपॉन dt, और डीएल अपॉन dt को अपन बोल देंगे बेटा v। तो E का फॉर्मूला आ गया मेरे पास -VLV। पर दिक्कत यहां पर माइनस नहीं बेटा, यहां पर प्लस आ रहा है। रीजन समझो, जब ये आगे की तरफ चलेगा इसका मतलब फ्लक्स कटता हुआ जाएगा, और फ्लक्स में इंक्रीमेंट होगा, फ्लक्स में इंक्रीमेंट होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इंड्यूस करंट आएगी, ये जो इंड्यूस करंट आ रही है ये इस कॉज का अपोज करेगी। तो ये वेलोसिटी लगातार जो होती है ये क्या करेगी, इसका क्या कर रहा है अपोज, और ये लगातार स्लो होता जाएगा। इसका मतलब -dl/dt इक्वल टू जो है उसकी वैल्यू है v, क्योंकि ये लगातार स्लो डाउन होता जा रहा है। इसका मतलब है कि जो -dl/dt है इसमें इंक्लूडेड है आपका v। सही है कि नहीं। तो E का जो फॉर्मूला आ गया दैट इज VLB। एक चीज नोटिस करने वाली बात है, ध्यान से सुनना, जो एनसीईआरटी हमारे को उतना नहीं बोलती पर हमारे को सीखने का जरूरत पड़ेगा। सुनना, देखो वेलोसिटी है इसकी इस तरफ, एक चीज देखना बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। वेलोसिटी है भाई मेरे इस तरफ, लेंथ है इस तरफ, और V है क्रॉस, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है।
नोटिस किया नहीं किया? यहां देखो V इज क्रॉस I जो लेंथ है वो देखो पर इस तरह से है, मतलब जे डायरेक्शन में, यानी जे डायरेक्शन में बोल सकता हूं, और जो हमारे पास V आ रहा है वो माइनस I डायरेक्शन में है। तो लिटरली मैं एक बात बोल सकता हूं, V इज परपेंडिकुलर टू L इज परपेंडिकुलर टू V। तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी हमारे पास मोशनल ईएमएफ आएगा, वरना नहीं आ रहा। ये बेटा हमारे पास बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया ई का। आ जाओ एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये तो हमारे पास थ्योरी के नाम पे जो हमारे पास गिवन था ये तो हो गया। लैंग्वेज आप बना ही लोगे, लैंग्वेज क्योंकि मैं जितना बोल चुका हूं, ठीक है। अब आ जाओ आगे, अगर अपन थोड़ा सा बात करें, हाँ ये देखो एक टाइप के और क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन की बात करूं मैं तो एनसीईआरटी का ये सपोज, और ये आपका आया हुआ है पीवाईक्यू है। सपोज ए रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल L is rotating in a magnetic field B. Find value of induced EMF due to rod if it is rotating with angular velocity ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। अब देखो इसको अपन देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे, समझना। हमारे पास फॉर्मूला तो एक ही, ई इक्वल टू हमारे पास है VVL, ठीक है। इसका मतलब कभी भी कोई रॉड या कुछ भी ऐसा कोई बार दिखे जो हमारे को मैग्नेटिक फील्ड में अगर घूमता हुआ दिखेगा, तो सीधी सी बात है अगर वो ईएमएफ बनाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी VVL। ये अपन पढ़ के आ चुके हैं पीछे की तरफ। अब इसको डील कैसे करेंगे आ जाओ समझते हैं। समझना बेटा, अब अगर मैं बात करूंगा तो ई इक्वल टू मैंने फॉर्मूला तो लगा दिया VVL, दिक्कत ये लेंथ किसका लूं और V किसका लूं, ठीक है। तो मैंने इस एंड को पकड़ा और मैंने बोला देखो अगर ये पूरी रॉड भले ही ओमेगा से घूम रही है, इस तरह से अगर ओमेगा से घूम रही होगी, तब भी जो एंड पार्टिकल होगा या कोई भी एक सिंगल पार्टिकल की बात करोगे तो उसकी स्पीड लीनियर होगी उस जगह पर, तो इसको अपन V से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। चलो ये तो कर लेंगे तो कर लेंगे, इट्स ओके। हमने क्या करा, एक छोटा सा सेगमेंट पकड़ा और इसकी लेंथ को अपन ने बोल दिया कि भाई ये DL लेंथ है, ठीक है। और ये जो घूम रहा होगा ये हमारे को पता है कि ये घूम रहा होगा V से, छोटे पार्टिकल की बात करूंगा तो V से घूमेगा, ठीक है। अपन इसको क्या करेंगे, एक छोटे से सेगमेंट की वजह से निकालेंगे और पूरी रॉड की लेंथ में कर देंगे इंटीग्रेट। यही हमारे पास एक रास्ता है, वरना इसको हम लगा नहीं पाएंगे। क्योंकि आप बोलोगे कि एंड वाला पार्टिकल के लिए तो मैं पूछ सकता हूं कि भाई अंदर वाले पार्टिकल ने क्या बिगाड़ा था तेरा, तूने बोला इस पार्टिकल को, मैं बोल रहा हूं इस पार्टिकल को क्यों नहीं लिया। तो भाई ये बवाल करने से बेटर है कि अपन एक सस्ता तरीका निकालते हैं, ठीक है। तो E इक्वल टू अपन ने बोला V जितने से घूम रहा होगा, और ये जो लेंथ है हमारे पास वो आ गई हमारे पास बेटा DL, ठीक है। चलो स्मॉल l ले लेते हैं, इसकी लेंथ आ गई हमारे पास DL। अच्छा B इक्वल टू, क्योंकि V मेरे को नहीं चलेगा क्योंकि मेरे को ओमेगा गिवन है, तो हम तो जानते हैं यार B इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर भी तो होता है, यस। तो B इक्वल टू हमने क्या यूज किया, ओमेगा इंटू आर की बात नहीं करेंगे बेटा, यहां पर लेंथ कैपिटल L की बने, तो B की जगह पर आपने क्या बोल दिया बेटा, ओमेगा इंटू साथ में कितना बोल दिया बेटा DL, इसको BV इंटू जो लेंथ की बात, सॉरी आपको DL ही लेना पड़ेगा वरना इंटीग्रेट नहीं होगा, इंटू आपने साथ में कितना बोल दिया L, और साथ में आपने क्या बोल दिया बेटा DL। और ये जो चेंज हो रहा है कहां से कहां तक हो रहा है बेटा, जीरो से कैपिटल L लेंथ तक हमारे को निकालने का है, जीरो से कैपिटल L लेंथ तक। तो ये E इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, B ओमेगा आ गया बेटा L स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी वैल्यू हमने कहां से कहां तक प्लेस कर दी, तो जीरो से कैपिटल L तक प्लेस कर दी। तो E का जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया इज्जत से, दैट विल बी हाफ B ओमेगा इंटू L स्क्वायर। ये हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया, बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको सीख लीजिए और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी है आप एक बार कोशिश करें कि वीडियो को रोक करके यहीं पर और दोबारा से पेन पेपर पे दोबारा से खुद से करने की कोशिश करें, तो ही बात बनेगी यार, वरना मेरे दिमाग से कब तक चलते रहोगे, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया, हमने इस लेंथ को भी निकाल लिया, हमारे को किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे एक और क्वेश्चन की बने, जैसे ये वाला देखो, अच्छा इसमें एक और चीज रह गया, सॉरी,
इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बी इस तरह से बना होगा, क्रॉस या डॉट कुछ भी बना सकते हो, डजंट मैटर एट ऑल, पर बी आपको बनाना पड़ेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ए मेटेलिक रॉड ऑफ एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल है, ए सेंटर और जो हमारे को घूम रहा होगा 1 टेस्ला का फील्ड है, फिगर भी बना रखा है, इट्स ओके, हमें पता है कि वो फिगर कौन सा होगा, और 1 मीटर लेंथ हो जाएगा। अच्छा 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड, भाई मेरे फ्रीक्वेंसी है बेटा, फ्रीक्वेंसी है, तुमको ओमेगा अगर चाहिए तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 2 पाई इंटू एफ, तो 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 50, तो ये जो वैल्यू आ गई जी हमारे पास कितना आ गया 100 पाई, तो बी इक्वल टू अगर अपन फॉर्मूला लगा देंगे तो हमने सीख रखा है हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, एल इफेक्टिव का स्क्वायर बोलते हैं बेसिकली अपन, तो हाफ बी की वैल्यू कितनी है भाई 1 टेस्ला, एल स्क्वायर तो लेंथ हमारे पास 1 का स्क्वायर, बिल्कुल हमारे पास, सॉरी ओमेगा भी तो है यार, ओमेगा इंटू ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू पाई इंटू आ जाएगा हमारे पास 50, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर वोल्ट में। ठीक है, ये तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है बेटा। अब अगला है हमारे पास इंडक्टेंस। ठीक है बेटा, अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस किस तरह से इसका डेरिवेशन लिखेंगे, अब देखना इंडक्टेंस बेसिकली हमारे पास होता है बेटा 2 टाइप का, सेल्फ एंड म्यूचुअल। अब खास बात है जो थ्योरी अपन बेसिक इसके लिए पढ़ेंगे, यही हम थ्योरी चाहे हमारे को सेल्फ इंडक्टेंस लिखने को आएगा चाहे म्यूचुअल लिखने को आएगा, अल्टीमेटली हमें थ्योरी इसी को भी साथ में उसके चिपकाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली जो कॉमन इंट्रोडक्शन है वो यही है और दोनों के लिए ही सेम होने वाला है। ठीक है, ये तो अपने बोर्ड की बात होगी जो हमारे को लिखने का जरूरत पड़ने वाला है। अब अपन समझेंगे, समझना, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन ए कॉइल बाय फ्लक्स सेंस प्रोड्यूस्ड बाय अनदर कॉइल इन इट्स विसिनिटी। इट्स ओके, इट्स ओके, हमारे को समझ आ गया कि फ्लक्स में चेंज से ईएमएफ आएगा, 1000 बार हमने सुन लिया। बात है कि मतलब क्या है इसका, जो हमारे को ये बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगा, अब चलो यहां पर बात करते हैं बेटा, हमने क्या बोला कि जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा इसका मतलब करंट भी उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होने वाली है। उल्टा भी बोलूं कि जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे फ्लक्स में चेंज उतना ज्यादा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और फ्लक्स में चेंज उतना ही ज्यादा होगा जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा। इसका मतलब मैं ऐसा ही बोल सकता हूं एन फाई प्रोपोर्शनल टू आ गया बेटा आई। ठीक है, चलो दोनों ही बातें सही हैं। अगर मैं यहीं पर बात करूं प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए तो मेरे को कांस्टेंट लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं एन फाई इक्वल टू, अगर मैं बोल दूं एल इंटू आई, मैं सेल्फ इंडक्टेंस का नाम ले रहा हूं, ये मैं आगे बताऊंगा फिर से, पर मैं अभी इतना वो कर रहा हूं कि अपना काम चल जाए ताकि हम इंट्रो लिख पाए। ठीक है, तो एल इक्वल टू हमारे पास आ गया बेटा एन फाई अपॉन आई। ठीक है, तो एन को बोलते हैं बेटा अपन कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, और एल इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, तो यूनिट देखो एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, कुछ नहीं होगा, फाई को अपन क्या बोल देंगे वेबर, आई के लिए बोल देंगे बेटा एम्पियर, या इसी की यूनिट होती है बेटा हेनरी। हेनरी कैपिटल एच लिख के डिनोट करेंगे इसको। ठीक है, और ये जो एसआई यूनिट होती है हमारे पास जो हेनरी आती है। ठीक है, अब अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो आ जाओ डायमेंशन निकालते हैं। तो फाई इक्वल टू क्या पढ़ा था तुमने बी इंटू ए, तो पहली बात तो फाई, अब बी को क्या लिख सकते हैं, तो एफ इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था बेटा बी आई एल, तो बी इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारे पास एफ अपॉन आई इंटू एल। अब डायमेंशन निकालने का भाई यही तरीका है, हमारे एक चीज तो रट नहीं सकते, एफ अपॉन आई इंटू एल इंटू आपने बोल दिया एरिया। आपको ही पता है कि एरिया मतलब आर का स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर, तो एक लेंथ से एक लेंथ हो गई कैंसिल, यहां पर बचा सिर्फ लेंथ, तो यहां पर बचा एफ इंटू एल, यानी क्या फोर्स, सॉरी वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन। अब तो निकालना इसी इजी हो गया, हमारे को पता चल गया एम एल टू टी माइनस टू, और ये आई ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा ए माइनस वन। तो चाहे तो हम फ्लक्स की यूनिट को वहां से भी लिख सकते थे डायमेंशन को। ठीक है, तो ये तो हमारे पास फ्लक्स की डायमेंशन होगी जो हमने स्टार्ट में नहीं निकाला था, अपन ने अब निकाल लिया। ठीक है, तो वेबर पर एम्पियर कितना हो जाएगा बेटा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन है, एक और एम्पियर नीचे लग गया वो भी ऊपर जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, और साथ में आ जाएगा बेटा ए माइनस टू। ये हमारे पास हो गई डायमेंशन। एक और चीज, फ्लक्स का फॉर्मूला देखो होता है बेटा बी डॉट ए, बी तो चलो फिक्स हो गया, एरिया जो है कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है जियोमेट्री, क्योंकि जैसे जियोमेट्री चेंज एरिया भी चेंज। इसका मतलब है बेटा
कि अगर मैं बात करूंगा, देखना जरा, हमने क्या सीखा, फाई इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा बेटा, बी डॉट ए, एरिया मतलब इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इंडक्टर, क्योंकि इसमें एरिया भी आ रहा है तो इसका मतलब जियोमेट्री पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन जियोमेट्री, डिपेंड्स ऑन जियोमेट्री ऑफ, क्या बोल सकते हैं, कॉइल। एक और चीज, जब अपन बी लिखते हैं तो बी के फॉर्मूले म्यू नॉट आता है, इसका मतलब डिपेंड किस पे करेगा, अच्छा म्यू नॉट जो होता है वो होता है परमिबिलिटी, और परमिबिलिटी होती है बेटा इंट्रिंसिक फैक्टर। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बॉडी चेंज होंगी, लाइक फेरो चेंज हुआ, आपके पास पैरामैग्नेटिक आया, डायमैग्नेटिक आया, तो म्यू की वैल्यू चेंज होती है, म्यू आर की वैल्यू चेंज होती है। इसका मतलब है कि जो ये म्यू आर होगा ये कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और इसमें हमारे को बी आर है, बी में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आती है, इसका मतलब फ्लक्स में भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आएगी, और फ्लक्स में आएगी तो इंडक्टेंस में भी आएगी। इसका मतलब इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, हाँ बोलो कौन सी प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सही है कि नहीं? ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स होंगे, आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो ये हमने पढ़ लिया बेटा इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का बेसिक इंट्रो है, सबके लिए लिखना है, इधर आपको सेल्फ बोल रहा है चाहे म्यूचुअल बोल रहा है। अब चलो आगे सीखते हैं अपन। सबसे पहले जो हमारे पास आएगा बेटा, चलो म्यूचुअल को ही पढ़ते हैं पहले, सबसे पहले। अब समझना बेटा, जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, पहली बात नाम से ही पता चल रहा है म्यूचुअल, आपस में। और बेटा जब भी म्यूचुअल होगा, म्यूचुअल कभी अकेले नहीं होता, एटलीस्ट दो लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। सही है क्या? तो बेसिकली अगर मैं म्यूचुअल की बात करूंगा यहां पर, तो हमारे को दो की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब म्यूचुअल में कैसे होगा, क्या होगा, म्यूचुअल करेंगे क्या, अच्छा वही तो सीखना है। देखो, एक हमारे पास बड़ी रेडियस की कॉइल थी, R2 रेडियस की कॉइल थी, बड़ी कॉइल थी, इसके अंदर एक नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी एक R1 रेडियस की बेटा कॉइल इसमें अंदर पड़ी हुई थी। ठीक है, बड़ी वाली के अंदर जो टर्न्स थे वो थे बेटा N2 टर्न्स, और छोटी वाली के अंदर जो टर्न्स थे वो थे N1 टर्न्स। आपने इसको S2 बोल रखा है, अंदर वाली को आपने S1 बोल रखा है। ठीक है, इट्स फाइन। हम क्या कर रहे हैं, और इसकी लेंथ है बेटा L, लेंथ मतलब समझना जहां पर कि ये दोनों बिल्कुल ओवरलैप्ड है, इनकी लेंथ को आपने बोल रखा है L। ठीक है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। अपन क्या कर रहे हैं कि जो बाहर वाली कॉइल है इसमें हमने करंट में चेंज करना शुरू किया। अगर मैं बाहर वाली में करंट में चेंज करना शुरू करूंगा तो सीधी सी बात है कि इंडक्शन होगा किसके अंदर वाली के अंदर। अरे म्यूचुअल का मतलब ये है भाई कि एक में करंट में चेंज करो, करंट में चेंज करो तो सीधी सी बात है बी में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, और सामने वाली पे हमारे को चेक करना है। अगर खुद में करंट चेंज करके खुद में ही फ्लक्स कर लिया, खुद में फ्लक्स इंड्यूस हो, खुद में फ्लक्स आया और खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हुआ, आप बोलोगे सेल्फ इंडक्शन। अगर सामने वाले में इंड्यूस हुआ तो आपने बोलना है भाई म्यूचुअल। सही है कि नहीं? चलो ये तो हमारे पास बेसिक हो गया बेटा। इसका मतलब है हमारे को कि एक में करंट में चेंज होगा और हमारे को जो ऑब्जर्व करना है ईएमएफ इंड्यूस, वो हमारे को ऑब्जर्व करना है दूसरे वाले में। ठीक है, अब चलो इसी को अपन सीखने जा रहे हैं, कैसे लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, आ जाओ सीखते हैं। इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा तो इसमें जो करंट में चेंज आ रहा होगा बेटा, इसमें जो करंट में चेंज आएगा वो आएगा दूसरे में, यानी di2/dt करंट में चेंज आएगा दूसरे में। अब देखना बेटा हम क्या लिखने जा रहे हैं, हमारे पास जो फ्लक्स जो करंट में चेंज आएगा, देखना अपन बोल देंगे di2/dt प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या जाएगा बेटा φ1। अपन ने बोला था कि फ्लक्स करंट में चेंज दूसरे में, तो फ्लक्स में चेंज फर्स्ट वाले में। ठीक है, अब अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अच्छा साथ में क्या आ जाएगा बेटा इन dt टाइम। अगर यहां पर मैं बोलूं di2/dt प्रोपोर्शनल टू, फिर वही बात, नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज्यादा फ्लक्स की वैल्यू उतनी ज्यादा, तो प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हैं अपन n1 और साथ में बोल दिया φ1 अपॉन आपने बोल दिया dt को छोड़ो यार, यहीं पे छोड़ो। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास रिजल्ट मिल गया n1 φ1 प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या आ गया बेटा I2। ठीक है, टाइम में चेंज हमने हटा दिया वहां से। ठीक है, अब बताओ यहां पर मेरे को प्रोपोर्शनल कांस्टेंट चाहिए, तो मैंने बोला बेटा n1 φ1 इक्वल टू हमने बोल दिया m इंटू साथ में क्या बोल सकते हैं I2। तो m की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, हाँ बोलो, n1 φ1 अपॉन साथ में क्या बोल सकते हैं बेटा I2। ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर वही बात, यूनिट्स पढ़ के आ चुके हैं, क्या है बेटा हेनरी। सर डायमेंशन जानते हो क्या? यस बेटा, अभी तो तेरे को बताया था। हाँ बता, ml2
t माइनस 2, साथ में क्या आ जाएगा बेटा a माइनस 2। और याद कर इसी में से अगर a माइनस 1 कर देगा, a माइनस 1 अगर बचेगा तो वही फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक है, फंडामेंटल, आराम से चल, कुछ नहीं, मजे करें, आराम से सीख, ठीक है। ये तेरे पास बेटा बेसिक हो गया। देखो भाई, जो भी मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बेसिकली आप उसको सीखो, आराम से सीखो, सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें मेरे पे छोड़ दो। जो भी दिक्कत हो रही है आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं वहां से पिक कर रहा हूं, ठीक है। कुल मिला के नंबर तुम्हारे अच्छे आने चाहिए, यही एक मात्र मेरा मैं बोलूं जो भी मेरा टारगेट है, ठीक है। चलो बस, कुल मिला के अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो इस चीज का तुम्हारे को फायदा होना चाहिए। अगर वो चीज तुम फायदा नहीं उठा पा रहे हो तो देन इनके ये मेहनत ही भी मेरी वेस्ट ही है, ठीक है। चलो अब आ जाओ सीखते हैं। हमारे पास ये तो हो गया नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, हमने नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एम के लिए बात कर ली। अब मैं थोड़ा सा इसको और प्रूव करने की कोशिश करता हूँ फॉर ए सोलेनॉइड, ठीक है, कि एक बड़ी सोलेनॉइड के अंदर अंदर कुछ रखते हैं छोटे सोलेनॉइड और देखते हैं कि वो किस तरह से अपन इसको अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है। चलो अब अगर हमने एम के लिए सीख लिया, यहीं पर अगर मैं एक और बात करूं, ठीक है। अब जो पीछे हमारे को डेरिवेशन गिवन था या फिर एक जो डायग्राम गिवन है, बेसिकली डेरिवेशन छोड़ो, जो एक डायग्राम गिवन है इसी में हम सोलेनॉइड के वैल्यू के लिए अपन एम एक बार निकालने की कोशिश करते हैं कि फ्लक्स कैसे निकालेंगे। अच्छे से सीखो, क्योंकि मैं बोलूं तो कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से भी ये ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। तो अब सुनना बेटा, देखो मैं थोड़ा सा अगर एक रफ डायग्राम अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूं तो उसी को देखेंगे अपन। मत कर भाई, देखना बेटा, मस्ती देखो इसकी। अब देखो ये एक आपके पास बड़ी सोलेनॉइड है जिसकी रेडियस आपने लिखी R2 और कुछ नहीं, लेंथ अभी भी इसकी L ही है, ठीक है। और नंबर ऑफ टाइम्स इसमें आ रहे हैं हमारे पास N2, ये हमारे पास हो गई। इसके अंदर मैंने एक छोटी सोलेनॉइड रखी है, लेंथ तो सेम ही है, रेडियस है बेटा इसकी R1 और नंबर ऑफ टाइम्स है N1, ठीक है। और ये जो पहले वाली है इसमें हमने करंट में चेंज किया, यानी कि di2 अपॉन dt करंट में चेंज किया। हम देखते हैं कि हम कैसे लिखने वाले हैं इसको। अगर मैं m की बात करूंगा बेटा तो m का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, फ्लक्स में चेंज पहले में आ रहा है यानी N1 ∅1 और करंट में चेंज हम सेकंड वाला कंसीडर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीखे। तो m इक्वल टू N1 तो N1 रहने दो बेटा। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो आ जाओ ∅1 की बात कर ले। ∅1 का फॉर्मूला होता है बेटा VA, फाई का फॉर्मूला हो जाएगा VA। पर देखो जरा, करंट में चेंज अगर सेकंड वाले के हो रहा है तो बेटा B भी सेकंड वाले का ही होगा, क्योंकि करंट में चेंज ही है जो B बनाएगा। इसका मतलब जो B होगा हम 2 का लिख रहे होंगे और जो A होगा हम किसका लिखेंगे 1, क्योंकि जो B बन रहा है सेकंड वाले का, उसकी वजह से जो पहले वाले का जितना एरिया है उतने में फ्लक्स में चेंज आ रहा है। इसका मतलब आप बोलने वाले हो V2 और एरिया किसका लेने वाले हो A1 का, ठीक है। ये तो अपने पास हो गया। इसका मतलब ∅1 की अगर मैं बात करूंगा तो मैं लिखूंगा बेटा B2 इंटू साथ में क्या A1 और आप साथ में बोल दोगे बेटा I2। हर एक चीज में लॉजिकली बता रहा हूं, कुछ भी बेटा मेरे रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सुनो, चलो अब B2 की वैल्यू अपन निकालने की कोशिश करते हैं। तो B का फॉर्मूला क्या कितना होता है, म्यू नॉट N इंटू आई। B2 की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स, अच्छा N जो होता है क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं बेटा। चलो उसी के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो B2 इक्वल टू मैंने बोल दिया म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा N2 अपॉन लेंथ तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आई जो होगा, आई किसका ले रहे होंगे बेटा, आई तो I2 का ही आएगा, इसमें तो कोई समस्या है नहीं हमारे पास। ये हमारे पास आ गया बेटा B2 की वैल्यू। चलो आ जाओ इस B2 की वैल्यू को डालते हैं इसमें। N1 B2 की वैल्यू हमारे पास हो गई म्यू नॉट N2 अपॉन L इंटू साथ में आ गया I2 इंटू आ गया हमारे पास A1 अपॉन हमारे पास हो गया वैल्यू किसकी, I2 की। I2 से I2 कैंसिल, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास म्यू नॉट N1 N2 A1 अपॉन आ जाएगा बेटा अपने पास L, ठीक है। मैं एक काम कर सकता हूं, अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई और लेंथ से डिवाइड कर दूं
तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी इसको मैं लिख सकता हूं स्मॉल n का स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2 बार है इंटू n स्क्वायर इंटू एरिया इंटू साथ में क्या आ जाएगा बेटा लेंथ, या फिर इसी को वॉल्यूम बोल सकते हो, इट्स ओके। तो ये आ जाएगा आपके पास m का फॉर्मूला। ये हमारे पास आ गया सोलेनोइड का फॉर्मूला जो अपन ने सीखा। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की बेटा दिक्कत होने वाली है। जल्दी से सीखते हैं, आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास हो गया m का फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगा तो सर क्या ईएमएफ भी इंड्यूस होता है? डेफिनेटली बेटा, क्यों नहीं होगा। तो अगर मैं यहीं पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, अच्छा फिर वही इन फर्स्ट कॉइल और ऑब्वियसली इन फर्स्ट कॉइल। तो अगर मैं ई की बात करूंगा तो कितना होता है? माइनस डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। तो मैं बोलूंगा माइनस डी बाई डी टी। हाँ, फाई की वैल्यू, फाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा? एम इंटू आई टू अपॉन साथ में या ठीक है, इट्स ओके। तो अपन फाई की वैल्यू बोल देंगे एम इंटू साथ में बोल देंगे डी आई टू, बस इतना ही हो जाएगा। m जो है कांस्टेंट है, जियोमेट्री वगैरह पे डिपेंड करता है। इसका मतलब e का फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं, m को बाहर रख दो बेटा, इंटू डी आई टू ओवर डी टी। और e जो इंड्यूस होगा वो किसमें हो रहा है? फर्स्ट वाली में, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। चाहे तो m की वैल्यू उठा करके यहां से डाल देंगे इंटू डी आई टू अपॉन डी टी, जो मर्जी है अपन कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास हर किसी के वैल्यू पता है। ये बेटा हो गया बेसिक, फंडामेंटल आपके जबरदस्त क्लियर है। आ जाओ क्वेश्चन अप्रोच करते, बहुत हो गया थ्योरी के नाम पे। अब देखो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो इंडक्टेंस डायमेंशंस हमारे को बोल रखा है एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, तो ये तो हो गया भाई, देख रखा है हमने। एक और क्वेश्चन देखो बेटा, लेंस लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस, लेंस लॉ बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस होता है, ये हमने शुरू में सीख लिया। देयर इज नो पावर लॉस इन आइडियल इंडक्टर। यस, बिल्कुल ठीक बात है, पर इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बोथ आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लाइन को ठीक से पढ़ लेना भाई, जरूरी नहीं कि ए ऑप्शन वही हो जो तुम सोचते हो। ए स्मॉल फ्लैट सर्च कॉइल ऑफ एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 140 closely bound turns placed between poles and powerful magnet, और then field इतना है, then region change the magnetic flux through the coil। भाई फाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या जाएगा बेटा? B डॉट ए, बेसिकली एन बी ए। एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है। बस इसको याद रख लेना कि 5 नहीं, 5 इंटू 10 टू पावर स्क्वायर है, तो -4 रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। एमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, भाई किसी इंस्टेंट की बात कर रहा है, जैसे देखो एंड देन रिमूव्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। भाई अगर ईएमएफ तुरंत ही आप हटा लोगे कॉइल को, क्विकली रिमूव्ड जैसे बोल रखा है, तो टाइम बहुत छोटा है भाई, ईएमएफ की वैल्यू ऑलमोस्ट इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगी, क्योंकि डीटी से बहुत छोटी वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हो। पर हम ये करने नहीं आए थे यार, हमारा काम था, हम कुछ और क्वेश्चन कर रहे थे बेसिकली। हाँ, हम इसको कर रहे थे बेटा। देखो टू कॉइल्स C1 एंड C2 आर प्लेस्ड, ये बेसिकली आपका सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। ठीक है, टू कॉइल्स C1 एंड C2 आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। अगर ऐसा क्लोज टू ईच अदर इसका मतलब कहीं ना कहीं म्यूचुअल वाला सीन बन रहा है। देन मैग्नेटिक फ्लक्स phi2 लिंक्ड विद द कॉइल C2 वेरीज विद टाइम। जो करंट है हमारे को फ्लोइंग इन द कॉइल C1 एज सोन इन फिगर, जो हमारे को गिवन है, ठीक है। यानी फ्लक्स में चेंज सेकंड में, करंट में चेंज होगा फर्स्ट में, बिल्कुल बेसिक है, म्यूचुअल में तो यही होता है, ठीक है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, तो m इक्वल टू हमने हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था बेटा? phi2 अपॉन साथ में क्या गया था बेटा? I1। किसी भी पॉइंट पर निकाल लो, किसी पॉइंट पर निकाल लो, क्योंकि ये रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है। तो phi2 की वैल्यू चाहे यहां से भी निकाल दो, 10 और 4, बेसिकली अल्टीमेटली आना तो ये डिवाइड था। phi2 की वैल्यू बोलो कितना? 15 अपॉन I1 की वैल्यू कितनी है? 6। कितना आ गया बेटा? 6 दूनी 12, और ये कितना? 2.5, और साथ में कितना बोल दिया आपने? हेनरी।
हेनरी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दैट विल इंड्यूस ईएमएफ ऑफ कितना 100 वोल्ट इन C2। याद करो बेटा C2 में, यानी कि अगर E2 की बात करूं तो कितना आता था मेरे पास -m, साथ में क्या आता था di1/dt। E2 की वैल्यू आ रही है बेटा कितना 100 वोल्ट। m की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी 2.5, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब है हमारे को, माइनस छोड़ो। di/dt की वैल्यू मैंने कितनी बोल दी x, 2.5 से काटोगे ये कितनी बार जाएगा 40 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, और da/dt बोला है तो एम्पियर पर सेकंड। ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक हो गया, ठीक है। आराम से अपन कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। ये शायद 2 नंबर का क्वेश्चन था, मे बी कि 3 कराओ, आई गेस 3 नंबर का ही था बेटा ये, ठीक है। चलो ये तो हमारे पास हो गया। थोड़े बहुत और क्वेश्चंस है, आ जाओ उनको भी लपेट देते हैं। ए रॉड ऑफ लेंथ, जैसे ही रॉड हमारे दिमाग में आई और हमारे को ई की बात किया तो ई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा VVL। सही है क्या? देखो इसकी वैल्यू गॉस, गड़बड़ होगा बेटा, क्योंकि ये वैल्यू तुम्हारे को गिवन है MKS में, और गॉस जो होती है वो CGS यूनिट होती है। गड़बड़ कर सकते हो, ध्यान देना। तो यहां पर एक ही चीज होगी, तो यहां पर समझना, एक टेस्ला इक्वल टू होता है बेटा 10⁴ गॉस, और वही याद करो पीछे हमने जब पढ़ा था 1 वेबर इक्वल टू होता है 10⁴ क्या मैक्सवेल। दोनों ही यूनिट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, तभी आप ठीक से कर पाएंगे इसको क्वेश्चन को, ठीक है। तो ई अगर मैं बात करूं तो देखो जरा, आ जाओ बी की बात कर लूं, तो बी की बात है हमारे पास कितना 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴, ऑब्वियसली मैं वेबर टेस्ला में रख रहा हूं। बी की बात करूं 10, लेंथ को मेरे को मीटर में रखना है कितना 0.5, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया 5, 5 चौक 20 यानी 2 इंटू 10⁻⁻⁴, यानी कि ये हो जाएगा ये 0.2 मेगा, सॉरी मिली वोल्ट वाला आंसर, ठीक है बेटा। ये हमारे पास बेसिक हो गया। वोल्टेज इंड्यूस्ड इन, हमारे को बोल रखा है ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर। बेसिक क्वेश्चन है भाई। ये है हमारे पास CBSE 24-25। हमारे को बोल रखा है ए 0.5 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ 10 टन्स पर मीटर, यानी कि ये जो वैल्यू गिवन है ये है N/L की वैल्यू, यानी लिटरली मैं बोल सकता हूँ स्मॉल n की वैल्यू। क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस इट एंड्स इफ द करंट इन द सोलेनोइड चेंज फ्रॉम 1 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 0.1, ठीक है। अब अगर मैं E की बात करूंगा, कुछ और गिवन है हमारे पास, कोई बात नहीं। E इक्वल टू हमारे पास गिवन है d∅/dt। फाई की बात करेंगे तो अपन n लिख दिया, और B के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा μ0 Ni, और A की वैल्यू हमारे को गिवन ही है, अपॉन हमने बोल दिया बेटा dt। सारी वैल्यूज आपके सामने, आप सारी वैल्यूज डाल सकते हैं। चलो मैं बता ही देता हूं, यहां से n हटा दो, नंबर ऑफ टाइम्स कुछ हमारे को बोल नहीं रखा तो हम उसको इग्नोर मारेंगे। μ0 की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻, हमारे पास हो जाएगा पर सेंटीमीटर, ऊपर आ जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, तो अच्छा di/dt गिवन है भाई, तो ये हम क्या करेंगे di/dt की वैल्यू यहां से डाल देंगे। तो di/dt की वैल्यू है हमारे पास 1 to 2 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर का चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू 0. ये हो जाएगा हमारे पास, इनटू एरिया की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 10⁻⁻⁴, अपॉन जो वैल्यू होगी dt की वैल्यू, तो अब डालने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमने, अब बस इसको सॉल्व करें ना आप। आंसर इसको कमेंट सेक्शन में डालना, मैं चेक कर लूंगा कि आपने सही बोला कि नहीं, मैं वहां से रिप्लाई कर दूंगा आपको। अगला है बेटा हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस। अब समझ रहे बेटा कि कोई भी आपने सोलेनॉइड लिया, अब सोलेनॉइड में सीधी सी बात है करंट चलती है, करंट अगर चलेगी और करंट में अगर चेंज आ रहा है और अगर इसी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इंडक्टेंस होगा, अपन बोल रहे हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर बोलूंगा तो फाई प्रोपोर्शनल टू क्या बोल दिया बेटा आपने आई, तो फाई इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो मैं बोलूंगा एल इंटू आई, तो एल इक्वल टू हमारे पास आ गया बेटा फाई अपॉन आई। सही है कि नहीं? ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। या एन फाई अपॉन आई बोल सकते हैं, तो फॉर एन टर्न्स, अगर मैं फॉर एन टर्न्स बोलूंगा तो हमारे पास आ जाएगा बेटा एल इक्वल टू
एन फाई अपॉन आई, ये तो हम जानते हैं कि फ्लक्स में चेंज उतना ही आएगा। फिर भी बात, यूनिट क्या हो जाएगी? हेनरी। डायमेंशन क्या हो जाएगा? तुम जानते हो, डिपेंड किस पे करेगा? ज्योमेट्री पे करेगा। और किस पे करेगा? इंट्रिंसिक फैक्टर पे करेगा। बेसिक है मेरे भाई, सही है क्या? इसमें तो अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं एल की बात करूंगा फॉर सोलेनॉइड, इसी सोलेनॉइड की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? एन फाई अपॉन, साथ में कितना बोल दिया आपने? आई। एन फाई की वैल्यू क्या बोलोगे बेटा? हाँ बोलो, बी। बी की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट एन इंटू आई अपॉन आई इंटू साथ में क्या आ जाएगा बेटा? एरिया। सही है कि नहीं? आई से आई क्या हो गया बेटा? कैंसिल। हाँ बोलो, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट, अच्छा एक काम कर सकता हूं ना, नंबर ऑफ टाइम्स यहां से हटा सकते हैं आप, वैसे तो जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं, तो हम एक टर्न ही लेकर के चलेंगे। तो म्यू नॉट एन आई अपॉन, यानी कि एल की वैल्यू कितनी, किसके बराबर आ गई? म्यू नॉट एन इंटू साथ में आ जाएगा बेटा हमारे पास एरिया। थोड़ा सा अगर नाटक करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ से डिवाइड कर दो, तो ऐसा भी बोल सकते हो तुम। देखो म्यू नॉट, एक काम कर सकते हैं, रख ही देते हैं, एन को रख ही दो, एन को रख देते बेटा। अब देखो यहां पर क्या कर सकते हैं, सुनो, एन अपॉन एल, इसको भी आपने स्मॉल एन बोल दिया, और एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो गया। तो बेटा अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूं तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट, देखो जरा क्या आ जाएगा बेटा? एन स्क्वायर इंटू एरिया इंटू साथ में क्या बोल सकते हैं बेटा? लेंथ। जैसे मर्जी है वैसे चेंज करो, घर की खेती है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारे पास। अब समझना, देखो एक चीज समझो, अगर तुम इसको किसी भी तरह से मूव करने की कोशिश करते हो, लाइक इसमें अगर सेल्फ इंडक्टेंस हो रहा है और इसके अंदर में किसी रॉड को मूव करने की कोशिश करता हूं, तो भाई कहीं ना कहीं ये करेगा अपोज इसको, और ये अपोज करेगा तो कहीं ना कहीं एक मैं बोलूं इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा उसको बोल देंगे अपन बैक ईएमएफ, और बैक ईएमएफ जो होगा ये करेगा अपोज, और अपोज करेगा तो अपोज करने की प्रॉपर्टी को ही तो तुम इनर्शिया बोलते हो। तो इसको जो अपन बोलेंगे, अपन बोल देंगे ये है इलेक्ट्रिक इनर्शिया। सही है कि नहीं? तो यहां पर ये जो बैक ईएमएफ बनेगा, यानी कि जो यहां पर मैं बोलूंगा जो बैक ईएमएफ बनेगा, बैक ईएमएफ बनेगा, इसको अपन बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, जस्ट लाइक इनर्शिया इन मैकेनिक्स। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा बेटा, ई का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? माइनस डी फाई ओवर डी टी, ये बैक ईएमएफ है मेरे भाई, तो माइनस डी बाई डी टी। फाई का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? एल इंटू आई। एल फिर वही डिजाइन वगैरह पे डिपेंड करता है, बाहर कर दे, क्या बोलेगे बेटा? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, इसको बोल दिया आपने ई, बैक ईएमएफ बोल दिया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो सर कुछ दिक्कत है क्या? बेटा सुनना, अगर ये अपोज करेगा फिर भी तेरे को अगर इसको मूव करवाने का है बेटा, तो तेरे को करना पड़ेगा एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। और अगर तूने वर्क किया और यहां पर कोई लॉस नहीं हो रहा, इसका मतलब जो भी वर्क डन है तेरे, वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में जाने वाला है। इसका मतलब है कि जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में तो जा रहा है। कैसे जा रहा है बेटा? आज सुन ले, जल्दी से बताता हूं, इसको कुछ नहीं, 2 मिनट का बचा हुआ है। तो वर्क डन अगर मैं यहीं पर बात करूंगा तो देखो, तुमने पढ़ा था V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो W इक्वल टू आपने पढ़ दिया V नहीं, हम तो ईएमएफ की बात करेंगे, तो E इंटू साथ में क्या आ गया बेटा? Q। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया। अब मैं बोल रहा हूं कि नहीं भाई, यहां पर जो पोटेंशियल आ रहा है बेटा, इसमें आ रहा है चेंज, ऑब्वियसली चेंज आ ही रहा है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको बोलूंगा तो मैं बोलूंगा डी ई अपॉन डी टी इक्वल टू, मेरे पास आ गया, एक सेकेंड यार, जो मैंने पीछे बोला उसको कट करना है। तो हमारे पास आ गया बेटा W इक्वल टू V इंटू क्यू। तो अब यहां पर समझना कि जो वर्क है बेटा, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कहीं ना कहीं ये किसमें चेंज हो रहा है बेटा? ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है, और यहां पर माइनस आ ही रहा है। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा बेटा माइनस ईएमएफ, ईएमएफ की वैल्यू है मेरे पास माइनस एल डी आई बाई डी टी इंटू, अब देखो डी क्यू अपॉन डी टी कर दिया तो बेटा ये भी क्या बन गया? आई। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूं तो देखो W इक्वल टू, यहां से डिफरेंशिएशन को हटा दो तो आ जाएगा हमारे पास L इंटू डी आई इंटू आई। ठीक है, और ये जो चेंज हो रहा है बेटा, कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? तो 0 से I करंट तक, जब तक आई तब तक आपने जितना वर्क डन किया सारा का सारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। इसका मतलब U इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, अब देखो ये I इंटू डी आई क्या हो जाएगा बेटा? आई स्क्वायर अपॉन 2, तो L इंटू साथ में क्या आ गया? आई स्क्वायर अपॉन 2। तो U की जो वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास आ गई हाफ एल आई स्क्वायर।
ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास स्टोर्ड है। ठीक है क्या? ये हमने बात कर ली बेटा सेल्फ इंडक्टेंस, और ये हमारे पास रहा सेल्फ इंडक्टेंस का जो भी हमारे पास डेरिवेशन था, या पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास डेरिवेशन था। ठीक है, और ये हमने कर लिया जो बेटा जो हमारे पास क्वेश्चंस थे। सो अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बेसिकली इसमें एसी जनरेटर है बचा हुआ। तो एसी जनरेटर को मैं एक अलग से वीडियो डेडिकेटेड बनाऊंगा, सो दैट क्योंकि बच्चे बार बार उसमें परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कई सारे न्यूमेरिकल्स भी थे, नीट सॉरी सीबीएसई 25 में भी क्वेश्चंस थे, तो और अच्छे क्वेश्चंस थे। तो मैं उसका एक डेडिकेटेड वीडियो लगभग 10-15 मिनट का आपको बना के वो कर दूंगा। ठीक है, तो प्लीज आप जो भी आपने लेक्चर्स को देखे, आपको जो भी मेरे को फीडबैक आप देना चाहते हैं, प्लीज आप दे सकते हैं। आई एम वेरी ओपन टू चेंज, क्योंकि अभी मैंने जस्ट एक तरह से मैं बोलूँ मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। अगर आपका जो भी सपोर्ट रहेगा, गाइडेंस रहेगा, या जितना आप सीख सकते हो, जितना आप मैं बोलूँ कि जितना मैं गिव अवे कर सकता हूँ आपको, और जितना आप फायदा उठा सकते हो, आप जो भी करो, इट्स ओके। आपके लिए बस कुल मिला के बेनिफिशियल होना चाहिए। चलिए, गुड लक और पढ़ाई करते रहें।